मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो है उसमें एतमाद भी बड़ा होता है और एतमाद टूट भी जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं और ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि एक बंदे के साथ आप मतलब शादी होती है तो शुरू के दिन बड़े खूबसूरत गुजर रहे होते हैं और उसके बाद शादी के बाद कुछ दिनों बाद बस वही रूटीन वर्क चल रही होती है, पति को नहीं होता कौन किधर है कौन कहाँ पे है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? अच्छा, पहले आपने बात की ट्रस्ट की। जी जी। कि हमारी रिलेशनशिप में स्पेशली जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है, जी जी। आपका रिलेशनशिप चलता ही ट्रस्ट पर है। एक मियाँ बीवी का ताल्लुक जो है वो चलता ही ट्रस्ट पर है। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि कभी भी आपको किसी भी इंसान पर, सिर्फ मियाँ बीवी पर नहीं, जी आपको जी। किसी भी इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी लेवल पर आकर आपको किसी पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना तो फिर उसमें आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जब आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और हमारे यहाँ जो मर्द हजरात है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बीवी को किसी भी बात पर शक है, वो आप पर यकीन नहीं कर रही, तो एक मर्द बहुत गुस्से में आकर एक दो लाइंस बोल के केस को वाइंड अप करने की कोशिश करेगा। औरत हमेशा अपनी चीज को एक्सप्रेसिव करके बताती है, एग्जैजरेट करके बताती है। आपकी वो जो आपने आधी अधूरी बात को फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दिया, लेकिन वो एक औरत के जहन में इतने नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू होते हैं कि वो एक शक डेली के शक में तब्दील हो जाता है कि डेली आपको किसी न किसी बात पर शक हो रहा है। सही चीज भी हो रही है लेकिन आप फिर भी शक कर, इसको आपस में डिस्कशन नहीं हो रही, बिल्कुल कम्युनिकेशन खत्म हो गया ना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो इसमें आप ये देखते हैं कि फिर औरत छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू होती है। अच्छा, इसने मुझसे तब भी झूठ बोला था, इससे मुझसे उस वक्त भी झूठ बोला था, इसने तब भी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं किया था, इससे मैंने तब कहा था ये करो, इसने तब कहा था मैं कर दूंगा, लेकिन इसने नहीं किया। अब आपके हर चीज को ट्रस्ट में लेके चल रही है कि मैं आप पर जो है वो इतना मेरा ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है कि आप उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हो। इसी तरीके से मर्द औरत पर ट्रस्ट करता है, अपनी बीवी पर ट्रस्ट करता है, और औरत कहीं ना कहीं झूठ बोल दे, औरत कहीं ना कहीं जो है वो उसको चीट करे या फिर उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाए, तो वो मर्द का जो है वो तो आपको कभी भी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी दफा, स्पेशली अगर एक औरत चीट कर रही है तो वो उसको मार्जिन नहीं देता। औरत हमेशा जो है वो मर्द को मार्जिन देती है, लेकिन शौहर कभी भी बीवी को तीसरी चौथी इतने चांसेस नहीं देता, वो सेकंड थॉट देता ही नहीं है। उसको शक हो तो वो बात नहीं करता, वो यकीन करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत जरूर करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, लेकिन औरत जो है वो बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त कर रही होती है। औरत मर्द के रवैये को बर्दाश्त कर रही होती है और वो ये किस मजबूरी की वजह से बर्दाश्त कर रही होती है। बहुत हमारे यहाँ ये कॉमन है कि अगर प्रॉब्लम हो भी रही है कहीं से तो औरत उसको बर्दाश्त कर रही है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? आपके पास कोई केसेस जो हो सकते हैं आगे? बिल्कुल, ऐसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। ये तो बहुत एक मुझे लगता है कि दास्तान है, दुख भरी दास्तान है हमारे मुआशरे की, कि जहाँ पर लड़की खा पढ़ी लिखी है खा वो अनपढ़ है, जब उसकी घर से रुखसती होती है तो माँ बाप उसको यही कहते हैं कि आज के दौर में भी माँ बाप यही कहते हैं कि अब आपका उस घर से जनाजा ही आएगा, आपने हर तरह से घर जो है ना वो बसाने की कोशिश करनी है। ठीक बात है। मैंने इतने केसेस देखे हैं कि लड़कियां महीने महीने बस शादी को हुआ है, 1 वीक शादी को हुआ है, 2 वीक शादी को हुआ है, शुरू में हर एक बंदी का वो होता है कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाए, मेरे इस तरह से ख्याल रखा जाए, मेरी इस तरह से परवाह की जाए, अभी हमारी शादी को शुरुआत के दिन है, हम कुछ एंजॉय करें। लेकिन हमारा जो ससुराली मुआशरा है वो इतना जालिम है, वो पहले बंदूकें तान के बैठा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वहां पर एक मर्द को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शुरू में एक लड़की नई घर में आई है, एडजस्टमेंट इशू हो सकते हैं, अटैचमेंट इशू हो सकते हैं, वो अपना घर, अपने पेरेंट्स, अपना सब कुछ छोड़ के आई है। अब उसको अगर शुरू में कोई मसाइल भी है ना, तो अगर वो घर जाके बता रही है अपनी मदर से, तो उसकी मदर क्या कहती है? हमारे साथ यही होता था, साडे नाल भी यह हुंदा सी पुत्र, सारे ने, तेरी दादी नाल भी यह होया सी, तेरी नानी ने भी बर्दाश्त किया सी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे ये सिखा रहे हैं शुरू से ही कि आपके साथ जितनी भी ज्यादती होगी आपने उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि औरत का ये काम है बर्दाश्त करना। औरत का काम है सब्र करना, औरत का काम है घर को बना के रखना। एक औरत ही घर को बनाती है, एक औरत ही घर को तोड़ती है। तो ये जो हमारे मीट्स है ना कि हम औरत को मजबूर कर देते हैं, और स्पेशली जो एक हमारे घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमें पता है कि मेरे अब्बा जान तो हार्ट पेशेंट है और मैं उनको कोई दुख नहीं दे सकती, बता नहीं सकती। मेरे पास 2 वीक्स पहले एक खातून मुझे फोन करती हैं और उनका पहले मुझे मैसेज आता है
कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, प्लीज मुझे थोड़ा, मतलब बहुत बहुत इमरजेंसी है, प्लीज मेरी 5 मिनट के लिए बात सुनिए, मैं आपसे 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो मैंने उन्हें फौरन बैक कॉल की और मैंने उनसे सलाम किया। उनसे फर्स्ट सेशन है, मतलब मुझे नहीं पता था वो कौन थी। इतना वो बंदी रोई है, इतना वो बंदी रोई है, चीख चीख के रो रही है, उसकी आवाज कांप रही है, उसको वाकई में सांस नहीं आ रहा, उसको सांस लेने में इतनी दुश्वारी आ रही थी। अब उसका मसला क्या था, उसके 3 बच्चे, उसकी उम्र 26 साल है, छोटी उम्र में उसकी शादी हुई है, अरेंज मैरिज उसकी हुई थी। हस्बैंड जो है, अब लड़की की स्टेटमेंट क्या है कि मैंने कहा लव थी, अरेंज मैरिज थी। मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आपके हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आपका हस्बैंड आपसे बहुत मोहब्बत करता है, ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा फिर इशू क्या है? आप जिस हालत में हैं, आप कांप रही हैं, आपसे भूला नहीं जा रहा, उसकी सांस उखड़ रही थी, मुझे तो लगा मुझे इसको इमरजेंसी में कहीं रेफर करना है। उसने कहा नहीं ये मेरे साथ ना होता है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। वो 2 मिनट बात करती थी और 4 मिनट उसका सांस उखड़ जाता था और वो कहती थी कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब वो हो क्यों रहा था? हस्बैंड उसका नशा करता है, हस्बैंड उस पर, अगर वो उसको नशे से मना करे, हस्बैंड अपनी बीवी को मारता है। अच्छा। हस्बैंड पैसे नहीं कमा कर ला रहा। अच्छा। जो उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी बेटी को घर दिया हुआ है, उन्होंने एक दुकान रेंट पर दी हुई है जिससे उसका खर्चा आता था, तो अपने घर का सारा निजाम चलाती थी। अब वो ये कहती है कि मेरे शादी को, मतलब 3 मेरे बच्चे हो चुके हैं, मेरी शादी को जो है वो 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मैंने इस शौहर के साथ क्या क्या बर्दाश्त की, ये सिर्फ मेरे अंदर है। और आपने अंदर वो सब कुछ रख कर, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी थी, मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी। मेरे माँ बाप जो है ना, वो मतलब एक बूढ़ी उनकी उम्र है, तो मैं इस उम्र में आकर, मेरे अब्बा जान जो है वो हार्ट पेशेंट है, तो मैं कैसे दुख दूं कि मेरे हस्बैंड के साथ ही होता है। अब स्टेटमेंट क्या है? शौहर मोहब्बत बहुत करता है, लेकिन शौहर के पास इतना इख्तियार है कि वो आप पर हाथ भी उठा सकता है, वो नशा भी कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा, वो आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा। ये बात आप किससे जाके बताएंगे? जब आप पेरेंट्स को नहीं बता सकते, तो फिर आप दोस्त, सज्जन, अपने क्लोज वन, किसी को भी नहीं बता सकते। अब वो 10 सालों से जो अंदर था ना, उसने कहा अब मेरे से ये जितनी भी तकलीफ है ना, वो अंदर नहीं रखी जा रही। अब वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि अब उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। वो जब अपने शौहर के बारे में सोचती है, अब उससे बात करती है कि अब तुम नशा छोड़ने की बात करोगे तो मतलब घर में लड़ाई है, घर में मारपीट है, और आप उस एक टेंशन से, उसने कहा कि कभी आपको मौका मिले तो आप मेरे जिस्म के हिस्से में देखें कितने निशान हैं, और निशान मैं आज तक कभी किसी को नहीं दिखा सकती। उसकी लाइन थी कि मेरे जिस्म के जो जितने भी निशान है, शायद इनके जख्म जो हैं वो कभी भर जाएं, लेकिन जितने जख्म मेरे इस दिल पर है वो सारी उम्र भी नहीं भर सकते। मतलब यह है कि इतनी एक औरत मजबूर है कि वो अपने घर में जाकर अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से जाके बता ही नहीं सकती कि वो किस परेशानी की हालत में। अच्छा, अगर कोई मेल या फीमेल इस सिचुएशन में है जहाँ पे वो किसी को कुछ नहीं बता सकता, उसको क्या करना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको जब ये लगे ना कि मेरी ह्यूमन कैपेसिटी और मैं साइकोलॉजिकली, मैं इमोशनली जितना कॉम्प्रोमाइज एक शख्स के साथ कर सकती थी, मैं कर चुकी हूँ। अब इससे ज्यादा मैं मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, तो आपको वहां पर स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि औरत पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, जब एक मर्द आपके ऊपर हाथ उठाए ना, तो आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए। एक मर्द को अगर औरत की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, उसको लग रहा है कि मेरी औरत मतलब मेरे से चीट कर रही है, झूठ बोलती है, मुझे मेरी अपनी बीवी पसंद नहीं है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो उससे अच्छे तरीके से अलहदगी इख्तियार कर रहे। आपने दीन ने आपने मतलब दीन आपको ये इख्तियार दे रहा है कि आप उससे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि औरत जो है सिचुएशन पे चली जाती है कि मर्द जो है उस पर हाथ उठाता है, लेकिन बहुत दफ़ा हमने देखा है, पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं कि वो हाथ इस नहज पे चले जाते हैं कि वो औरत जो है वो ज़ुबान इस तरह से चला रही होती है, बता रही होती है, ज़ुबान इस तरह इस्तेमाल कर रही होती है कि जिसकी वजह से मर्द तंग अगर उस पर हाथ उठाता है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है हाथ उठाने की, लेकिन कभी कभी मर्द इस सूरत हाल में चला जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप कैसे समझती हैं इसको? सर, हमारे यहाँ ना वेडिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ प्री इवेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ करोड़ों की शादियाँ होती हैं। मुझे आजकल में कोई दादी, कोई अम्मा, कोई अब्बा ये दिखा दे कि वो अपने बेटे और बेटी को किसी कमरे में लेके गए हैं और उनको बताया कि भाई शादी ये होती है, शादी जिम्मेदारी का नाम है, शादी में आपने एक दूसरे के ऐबों समेत आपने उन दोनों को एक्सेप्ट करना है। ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी में कोई बुराई नजर आई, कोई ऐब नजर आया तो आपने इस बात पर झगड़ा करना है।
आपने ये देखना है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे की बुराइयों के समेत हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट आप भी नहीं है। हमने एक दोनों के इम्परफेक्ट एरियाज के साथ किस तरह से इकट्ठे जिंदगी गुजारनी है। तो शादी के शुरू में आपने बाउंड्रीज बनानी थी, और बाउंड्रीज कैसे बनानी थी, अगर आपके पास इतनी अकल नहीं है तो आपके बड़ों को सिखाना चाहिए था कि कोई शादी के मतलब रिश्ते में जब आप बनते हैं तो कुछ असूल बनाएं कि जब हमें एक दूसरे पर गुस्सा है तो हमने किस तरह से बात करनी। जैसे मुझे मेरी अम्मी आज भी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के शुरू वाले दिनों में मेरे अम्मा अब्बा ने उस टाइम पर भी असूल बनाए थे। जैसे मेरी अम्मा ने कहा था कि मैं जिंदगी में कोई गलती कर सकती हूँ, मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने घर वालों के सामने मुझे आपने इंसल्ट नहीं करना, घर वालों के सामने मुझे डांटना नहीं कि ये काम तुमने इस तरह से गलत किया। अम्मा ने ये भी कहा आप कमरे में लाकर मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं अगर आपको जरूरत महसूस हो कि ये तुमने काम क्यों इस तरह से किया, ये गलती क्यों की, लेकिन एक कमरे के अंदर आके आप मुझे ये बात समझाएं कि ये आपने गलती की थी, ये आपकी चीज थी, आप इसको इस तरह से सुधारें। मतलब आप रूल्स बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे जुबान के इस्तेमाल के, अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा था ना, तो मैंने कहा कि जैसे औरत जुबान चलाती है या औरत जुबान इस्तेमाल करती है, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, लेकिन अल्फाज के इस्तेमाल में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। वो मेरा स्लिप ऑफ टंग था लेकिन मैंने वो इस्तेमाल किया। इसी तरह रिलेशनशिप के अंदर भी हो जाता है।